Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the question bank given by the Maharashtra State Board of Geography subjects. So आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1C आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन ए असर्शन बी रीजनिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस दिए जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, और इन दोनों सेंटेंस में क्या कोरिलेशन है वो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें इस सेंटेंस में चार तरीके के कोरिलेशंस हो सकते हैं, तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, चार अलग अलग तरह के कोरिलेशन हमें इसमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो ए सेंटेंस होता है असर्शन, उसे रीड करना है और चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है असर्शन का वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे जो रहेगा बी रीजनिंग। तो रीजनिंग का सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये चेक करना है जो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है उसकी वो सही रीजनिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है। हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है लेकिन जो उसका रीजन दिया गया है नीचे का वो हो सकता है कि इनकरेक्ट हो, उससे कोई मैच नहीं होता हो। तो यहाँ पर उसकी रीजनिंग जो रहेंगी एक्सप्लेनेशन बी की वो रॉन्ग रहेंगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है तो उसकी रीजनिंग जो दी जाएंगी बी सेंटेंस में रीजनिंग में तो वो भी करेक्ट होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस भी करेक्ट आएगा, सेकंड सेंटेंस भी रीजनिंग उसकी करेक्ट है, तो हम कहेंगे उसे बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से जब दोनों करेक्ट है और दोनों की रीजनिंग जो है आर सेंटेंस यहाँ पर बी लिखा गया है लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आर आता है क्योंकि ऑप्शंस में भी यहाँ पर आर दिया गया है। तो यहाँ पर बी की जगह आर भी रीड कर सकते हैं, एग्जाम में आर ही आएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से अगर फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है और उसकी रीजनिंग भी करेक्ट है तो हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन कभी कभी फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट रहेगा लेकिन उसकी रीजनिंग जो रहेंगी वो इनकरेक्ट रहेंगी, बट हो सकता है कि वो सेंटेंस करेक्ट हो लेकिन फर्स्ट सेंटेंस से उसका कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिलेशन ना हो। दोनों भी करेक्ट होंगे लेकिन रीजनिंग जो रहेंगी वो फर्स्ट सेंटेंस से जुड़ी हुई नहीं होंगी। तब हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और कभी कभी सिर्फ जो रहेगा ए सेंटेंस असर्शन का वो करेक्ट रहेगा लेकिन उसकी जो रीजनिंग दी जाएंगी वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेंगी यानी कि इनकरेक्ट रहेंगी। तो सिर्फ उस वक्त हमारा आंसर आएगा ओनली ए इज करेक्ट। और समटाइम्स ऐसा भी होगा कि जो असर्शन का सेंटेंस दिया गया है वो टोटली रॉन्ग रहेगा और जो बी सेंटेंस या आर सेंटेंस दिया जाएगा रीजनिंग का वो करेक्ट रहेगा। तो उस वक्त हमारा आंसर आएगा ओनली आर इज करेक्ट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अभी हम फर्स्ट से शुरुआत करेंगे इसकी। सो फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 ए मीन्स असर्शन। सो असर्शन का सेंटेंस है लोकेशन एंड क्लाइमेट अफेक्ट ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज। सो जो लोकेशन है और क्लाइमेट जो होता है किसी भी एरिया का ये प्राइमरी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो ये असर्शन का सेंटेंस जो ये करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद ये बी लोकेशन एंड क्लाइमेट इज नॉट अफेक्टिंग ऑन माइनिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी जो है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होती है, बट जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है उनमें से माइनिंग को छोड़कर सब पे क्लाइमेट अफेक्ट करता है, लोकेशन अफेक्ट करती है। बट माइनिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है प्राइमरी एक्टिविटीज का जिसमें लोकेशन और क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई भी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो वहां पर भी माइनिंग ऑक्यूपेशन किया जाता है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरेबिया का डेजर्ट रीजन है, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट रीजन है, वहां से माइंस से जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट की जाती है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी। सो माइनिंग जो है ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसपे लोकेशन और क्लाइमेट अफेक्ट नहीं करती है। और जितने भी अदर प्राइमरी एक्टिविटीज है चाहे वो एग्रीकल्चर हो,
लंबरिंग हो, देन गैदरिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, तो इस सब पर लोकेशन और क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करता है। ये किसी भी रीजन में हम ये एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते माइनिंग के अलावा। तो इस तरह से लोकेशन एंड क्लाइमेट इज नॉट अफेक्टिंग ऑन माइनिंग। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर रीजनिंग दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट असर्शन का, तो यहाँ पर अगर देखें क्लाइमेट अफेक्ट ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दोनों में रीजनिंग नहीं है। फर्स्ट असर्शन की ये बिल्कुल प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है रीजनिंग। सो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये हमारा आंसर है यहाँ पर, both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Then number 2 assertion, settlement can be of various types. So settlement जो है वो various types की हो सकती है, बहुत सारी, तो ये correct है, अलग अलग types की settlement होती है। Then R है reasoning, various physical फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स जो है वो सेटलमेंट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी एक करेक्ट फैक्टर है यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों भी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है असर्शन का, बहुत सारी टाइप्स की सेटलमेंट है और फिजिकल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है सेटलमेंट की ग्रोथ को, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा करेक्ट वो रहेगा डी, बोथ ए एंड आर। सॉरी, यहाँ पर भी ये जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजनिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है उसकी, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई रिलेशन दोनों सेंटेंस में नहीं है। तो इसलिए जो आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Number 3 assertion, in India industries are found concentrated in few areas are available. So इंडिया के अंदर few एरिया में ही इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उसका रीजनिंग है आर, इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन कंट्री। तो इंडिया जो है ये एक बेसिकली एग्रीगेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लार्ज स्केल पर इंडिया में होता है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पर ए, और उसका रीजनिंग भी यहाँ पर करेक्ट है आर सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर है हमारा सी, ये दोनों करेक्ट है। और जो आर सेंटेंस दिया गया इसकी ये परफेक्ट रीजन है, इसकी वजह से फ्यू एरिया में इंडस्ट्री जो है इंडिया में दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 4 असर्शन, इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्बैलेंस। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये इम्बैलेंस है, ये करेक्ट है आंसर, क्योंकि हर कंट्री जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है नहीं कर पाती है। जो पहले से डेवलप कंट्रीज है वो लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और जो अनडेवलप कंट्रीज है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं कर पाते ज़्यादा स्केल पर। तो इसलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये इम्बैलेंस होती है। कुछ कंट्रीज बहुत लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो कुछ कंट्रीज में बहुत ही स्मॉल स्केल पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होती है। उसके बाद है आर, रीजनिंग जो है यहाँ पर उसका वो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी लीड्स टू ऑकर ट्रेड। तो जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रहती है ये ट्रेड को एक तरह से बूस्ट करती है, उसे फेवर करती है। जितनी ज़्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रहेंगी उतनी ज़्यादा ट्रेड की डेवलपमेंट होती है। तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट जो रीज़न है यहाँ पर दोनों करेक्ट होने के बावजूद इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्बैलेंस, तो दोनों में कोई कोरिलेशन यहाँ पर नहीं है। मतलब कि ये जो रीज़न दिया गया है असर्शन का ये इनकरेक्ट है रीज़न। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, बोथ A and R correct but R is not the correct explanation of A. So D ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
देन नंबर 5, assertion geography is dualistic in nature. सो ज्योग्राफी जो है ये इसका नेचर जो है ये ड्यूलिस्टिक है, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर असर्शन। बी जो है यहाँ पर रीजनिंग, इट रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग और सेपरेट अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफर्स, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ए का ये परफेक्ट रीजनिंग है। तो ये ज्योग्राफी जो है ये ड्यूलिस्टिक नेचर है। क्यों है ड्यूलिस्टिक नेचर? क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट अप्रोचेस है, दो कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस है ज्योग्राफर्स के, तो इसलिए ये इसकी परफेक्ट रीजनिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है सी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 6, assertion areas which have fertile soil have dense population। तो जो एरिया में फर्टाइल सॉइल रहती है वहां पर डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। सो ये assertion का सेंटेंस करेक्ट है। आर फर्टाइल सॉइल्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो फर्टाइल सॉइल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है और असर्शन की ये परफेक्ट यहाँ पर रीजनिंग है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नंबर 7, assertion population of a region does not change। जो पॉपुलेशन है रीजन की वो चेंज नहीं होती है। तो ये जो सेंटेंस है assertion का ये टोटली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हर रीजन की पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है, चाहे वो पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी, बट सेम नहीं रहती है हर साल, उसमें चेंजेस आते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है और पॉपुलेशन उस एरिया की डिक्रीज भी हो सकती है। तो कोई भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा चेंज होते रहती है। सो फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर असर्शन का वो टोटली इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। और उसका जो रीजन है आर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन। तो जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है और माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है किसी भी रीजन की। तो ये सेंटेंस जो ये करेक्ट है। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ओनली आर इज करेक्ट, क्योंकि ए जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। सो इसलिए बी से आर से सेंटेंस दिया गया है बी, सो ये करेक्ट है, ओनली आर इज करेक्ट। नंबर 8, assertion in stage 2 death rate reduces but birth rate is constant। तो स्टेज 2 जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, उसमें डेथ रेट रिड्यूस हो जाती है लेकिन बर्थ रेट जो है ये कांस्टेंट रहता है। सो ये करेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस assertion का। देन आर जो है उसका रीजनिंग, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली इन स्टेज 2। तो जो पॉपुलेशन है डेथ रेट कम हो जाने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेथ रेट तो कम हो जाता है लेकिन बर्थ रेट ऑलरेडी हाई रहता है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो जाती है स्टेज 2 में। तो ये करेक्ट आंसर है और इसका रीजनिंग जो है आर ये भी करेक्ट है असर्शन का। सो इसलिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then next number 9, assertion increase in dependency ratio will affect the economy। सो जो डिपेंडेंसी रेशियो है, जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर उनका नंबर इंक्रीज होगा तो वो किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो ये करेक्ट है असर्शन का। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ जो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा रहता है, जिसका बर्डन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन पर आता है और इकोनॉमी जो है वहां की अफेक्ट होती है। सो ये करेक्ट आंसर है। देन उसका जो रीजनिंग है आर मेडिकल कॉस्ट आर हाई व्हेन देयर आर मोर एल्डरली इन
द पॉपुलेशन। तो जो मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा होता है अगर उस कंट्री की या उस रीजन में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उनके मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी सेंटेंस जो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। तो ये दोनों भी करेक्ट है, और डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा रहेगा तो मेडिकल कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर परफेक्ट रीजन है फर्स्ट असर्शन का। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then number 10, assertion in population pyramid a broad base indicates high number of children in a country। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है तो अगर उसका पॉपुलेशन पिरामिड का अगर ब्रॉड बेस रहेगा तो वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए कंट्री। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट असर्शन है यहाँ पर, और उसका रीजन जो है आर, ब्रॉड एपेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हाई नंबर ऑफ एल्डरली इन ए कंट्री। तो यहाँ पर ब्रॉड एपेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाई नंबर ऑफ एल्डरली इन ए कंट्री। तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर आर का सेंटेंस भी, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एपेक्स यानी कि टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन पिरामिड के। तो दोनों में जो ए असर्शन है उसका ये रीजनिंग जो है ये परफेक्ट रीजनिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग रीजन है इसका, लेकिन सेंटेंस जो ये करेक्ट है। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो जो आर है वो भी करेक्ट है बट ए की वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 11, assertion the working population classified according to occupation is known as occupational structure। जो वर्किंग पॉपुलेशन रहती है उसे क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस, तो इसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर आर है उसका रीजनिंग, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहता है किसी भी कंट्री का, रीजन का, वो इंडिकेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो ये भी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, बट जो एक्सप्लेनेशन है असर्शन की रीजनिंग ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Number 12, assertion in second stage death rate decline but birth rate remain stationary। तो जो सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की उसमें बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो अपनी जगह पर उसी तरह हाई मौजूद होता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है असर्शन का। उसके बाद जो रीजनिंग का सेंटेंस है यहाँ पर बी, पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली इन सेकंड स्टेज। तो ये भी जो रीजनिंग है इसका यहाँ पर आर का, आर, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर। तो इसलिए ये परफेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर सी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 13, असर्शन सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। तो जो सेटलमेंट है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर हो सकती है। सो ये करेक्ट है यहाँ पर आंसर। देन आर जो है यहाँ पर वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो बहुत सारे जो फिजिकल फैक्टर्स है वो वहाँ पर सेटलमेंट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों भी सेंटेंस जो है आर वो भी यहाँ पर करेक्ट है, बट सिर्फ सेटलमेंट के ऊपर फिजिकली फैक्टर अफेक्ट नहीं करते उसके ग्रोथ पर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। और जो टाइप्स होती है सेटलमेंट की दोनों में यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो है डी,
both A and R correct, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट नंबर 14 इसका असर्शन है यहाँ पर व्हेन सिटीज ग्रोज देयर फंक्शन आल्सो ग्रो। तो जब सिटी की ग्रोथ होती है तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं उसकी भी ग्रोथ होती है। तो ये असर्शन का सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। देन आर सिटीज कैन हैव ओनली वन फंक्शन। जो सिटी होती है उसमें सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन जो है वो होता है, एक ही तरह का ऑक्यूपेशन या फंक्शन वहां पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये टोटली इनकरेक्ट सेंटेंस है रीजनिंग का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अब हमारा वो आएगा ओनली ए इज करेक्ट। तो सिर्फ ए जो सेंटेंस है वो करेक्ट है और आर जो है ये टोटली इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा ओनली ए इज करेक्ट। नंबर 15 assertion cities can have various function। तो सिटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट है आंसर असर्शन का। देन बी जो है रीजनिंग, यहाँ पर स्टेट एंड नेशनल कैपिटल्स प्रोवाइड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जो स्टेट कैपिटल और नेशनल कैपिटल्स होते हैं वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है। रीजनिंग यहाँ पर का जो सेंटेंस है ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई को रिलेशन यहाँ पर नहीं है। सिटीज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और जो कैपिटल है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों में कोई यहाँ पर हमें को रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो रहेगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 16 assertion a mining is developed in छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया। तो माइनिंग जो है ये डेवलप हुई है इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। तो ये असर्शन का सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। देन आर जो है यहाँ पर रीजनिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड आयरन ओर। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वहां पर बहुत सारे डिपॉजिट पाए जाते हैं कोल एंड आयरन ओर के। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है और ये परफेक्ट रीजनिंग है। इसमें कोरिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर कोल एंड आयरन जो है वो अवेलेबल है। इसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेटू पर जो है माइनिंग का ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसलिए वो आ जाएगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट है नंबर 17 कमर्शियल लंबरिंग इज डेवलप इन कैनेडा। जो कमर्शियल लंबरिंग है ये कनाडा में बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। तो ये करेक्ट असर्शन है यहाँ पर सेंटेंस। देन आर जो है उसका रीजनिंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये भी एक करेक्ट यहाँ पर सेंटेंस है, लेकिन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि कनाडा जो है ये कमर्शियल लंबरिंग जो है ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट में की जाती है और यहाँ पर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है। तो दोनों सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई कोरिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जो आंसर है इसका वो है डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 18 ए डॉगर बैंक इज फेमस फॉर फिशरी। सो असर्शन जो है डॉगर बैंक जो है ये फेमस है फिशरी के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर असर्शन का। देन आर जो है रीजनिंग यहाँ पर इट हैज एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंकटन। तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है बहुत ही वास्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ मौजूद है और यहाँ पर लार्ज स्केल पे प्लैंकटन की ग्रोथ होती है। तो प्लैंकटन भी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस रीजन की वजह से डॉगर बैंक जो ये फेमस है फिशरी के लिए। तो ये परफेक्ट उसका रीजन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नंबर 19 assertion
assertion, the humid climate of Mumbai offered great scope for the development of cotton textile industries. तो जो मुंबई की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है डेवलपमेंट के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. तो ये एक करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, करेक्ट सेंटेंस है ये असर्शन का. देन आर जो है रीजनिंग, इंडस्ट्रीज रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. तो इंडस्ट्रीज में बहुत ही लार्ज स्केल पर वाटर की यहाँ पर नेसेसिटी रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस. तो ये आर जो है रीजनिंग का स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है. लेकिन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है मुंबई में डेवलप होने में, इसमें वाटर का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें वाटर की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, नहीं के बराबर उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये इंडस्ट्री जो है सिर्फ वाटर पर डिपेंड नहीं है. तो इसलिए दोनों सेंटेंस तो करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो यहाँ पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Then next number 20, assertion, in India diversity is found in industrial production. तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग उनमें वैरायटीज़ होती है. मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया प्रोड्यूस करता है तो उसमें अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, तो उसमें डाइवर्सिटी कहा जाता है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर असर्शन का. और उसका जो रीज़न है यहाँ पर, इंडिया इज प्रीडोमिनेटली एग्रीगेरियन कंट्री. तो इंडिया जो है ये प्रीडोमिनेटली क्या है, एक एग्रीगेरियन कंट्री है. तो ये भी एक करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, बट जो फर्स्ट असर्शन का सेंटेंस है उसकी ये परफेक्ट रीजनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी बताया गया है और नेक्स्ट डायरेक्टली वो एग्रीकल्चर के बारे में सेंटेंस है. तो इसलिए जो आंसर है वो हमारा है डी, बोथ A and R correct, but R is not the correct explanation of A. Next, number 21, assertion, some factors are unfavorable for the development of industries in South America. तो साउथ अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारे अनफेवरेबल फैक्टर्स जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साउथ अमेरिका में नहीं हो पा रही है ज़्यादा. तो ये सेंटेंस यहाँ पर असर्शन का करेक्ट है. और जो आर सेंटेंस है रीजनिंग यहाँ पर वो है, मोस्ट ऑफ द रीजन इन साउथ अमेरिका इज ऑक्यूपाइड बाय अमेजॉन रिवर बेसिन. तो ये सेंटेंस भी जो है वो भी करेक्ट है. मेजर पार्ट जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वो ऑक्यूपाइड है अमेजॉन रिवर बेसिन से. तो ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, और इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस की परफेक्ट रीजनिंग है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से जो है सम फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो अमेजॉन रिवर बेसिन का एरिया भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई है साउथ अमेरिका में. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन नेक्स्ट नंबर 22, assertion, manufacturing is not found in tertiary activities. तो जो tertiary activities है इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं की जाती है. तो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन का. और आर जो इसका रीजनिंग, tertiary activities provides various types of services. तो जो tertiary activities है वो प्रोवाइड करती है अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज. तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर करेक्ट है. तो इसलिए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस नहीं होती है टर्शियरी एक्टिविटीज में, तो ये परफेक्ट रीजनिंग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है बल्कि टर्शियरी एक्टिविटी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है. तो इसलिए ये परफेक्ट रीजनिंग है. तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें. Number 23, a quaternary activities are mostly on individual level. तो जो quaternary activities are
ये मोस्टली होती है इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसमें हाईली क्वालिफाइड जो है वो पर्सन होते हैं, उनकी हाई डिग्री रहती है, और बहुत ज़्यादा ये प्लान मेकिंग और रिसर्च टाइप के पर्सन होते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो डिसीजन लेते हैं और वर्क करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है असर्शन का ये करेक्ट है यहाँ पर। और जो रीजनिंग है यहाँ पर, क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर इंटेलेक्चुअल बेस एक्टिविटीज। तो ये यहाँ पर क्वाटरनरी एक्टिविटी जो ये एक इंटेलेक्चुअल बेस एक्टिविटीज है। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअल बेस एक्टिविटीज़ है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर रीजनिंग करेक्ट है, और ये फर्स्ट असर्शन की परफेक्ट यहाँ पर रीजनिंग है। तो इसलिए जो आंसर है हमारा वो है सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नंबर 24, A assertion, ocean water transport is the cheapest mode of transport। तो ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो ये स्टेटमेंट जो है असर्शन का ये करेक्ट है। एज कंपेयर टू रेलवे एंड रोडवेज, जो वाटरवेज है ये बहुत ही चीप मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। आर जो है स्टेटमेंट यहाँ पर रीजनिंग का, 71% वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर 71% वाटर जो है वो सरफेस पर मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा अभी वो रहेगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसका रीजन ये होगा क्योंकि जो ओशन रूट होते हैं उसमें किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें नहीं बनाना पड़ता है। जैसा कि रोडवेज के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ब्रिजेस बनाना पड़ते हैं। उसी तरह से एयरवेज के लिए जो है एयरपोर्ट बनाना पड़ते हैं, देन टर्मिनल होते हैं, रनवे होता है। उसी तरह से रेलवे के लिए रेलवे लाइन बनाना पड़ती है, रेलवे स्टेशन। बट जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर ऑलरेडी जो है अर्थ सरफेस पे 71% जो है वाटर अवेलेबल है, जिसपे जो शिप होते हैं वो बहुत ही कम फ्रिक्शन से उस पे फ्लोट होते हैं। और ये ऑलरेडी जो 71% वाटर जो है अर्थ सरफेस पे एक तरह से उन्हें एक रूट प्रोवाइड करता है, एक तरह का रास्ता प्रोवाइड करता है नेचुरल, जिसकी कंस्ट्रक्शन की कोई कॉस्ट नहीं है। ऑलरेडी नेचुरली वहां पर सी रूट जो है वाटर अवेलेबल होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है, क्योंकि वाटर के ऊपर फ्लोट होता है शिप और फ्रिक्शन भी कम होता है। तो जो फ्यूल है वो भी यहाँ पर कम लगता है। तो ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 25 ए जो असर्शन है, पॉपुलेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट आर अफेक्टिंग ईच अदर। जो पॉपुलेशन है और रीजनल डेवलपमेंट है दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो ये करेक्ट यहाँ पर असर्शन है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा स्किलफुल रहेंगी, जितनी ज़्यादा उसमें लिटरेसी रेट ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर जो रीजनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर पॉपुलेशन ही जो है बहुत ही इलिटरेट है, अनस्किलफुल है, तो वहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। देन रीजनिंग है यहाँ पर आर, पॉपुलेशन फैक्टर्स इंडिकेट रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेट्स क्वालिटेटिव फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन फैक्टर्स है वो इंडिकेट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को, और रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेट करता है जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के, उसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो किसी रीजन के अंदर, तो वहाँ की पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज़ है वो भी वहाँ पर वो रीजन जो है इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, और ये परफेक्ट रीजनिंग है असर्शन की। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then number 26,
assertion functional region should not be homogeneous always। तो जो फंक्शनल रीजन रहते हैं ये होमोजीनियस नहीं होना चाहिए हमेशा। तो ये जो है फंक्शन रीजन, इसमें हमेशा जो है ये वैरायटी होना चाहिए, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है किसी भी रीजन के अंदर। तो इस तरह से ये होमोजीनियस होना चाहिए, शुड नॉट बी होमोजीनियस। तो इस तरह से ये जो है सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। देन जो आर है यहाँ पर फॉर्मल रीजन शुड बी होमोजीनियस। तो जो फॉर्मल रीजन है ये भी होमोजीनियस होना चाहिए। तो फॉर्मल रीजन मीन्स ये पर्टिकुलर एक तरह का फिजिकल रीजन होता है, जैसे कि माउंटेनियस रीजन, देन रिवर बेसिन, डेजर्ट रीजन। तो ये हमेशा एक फॉर्मल रीजन जो होता है एक होमोजीनियस रहता है, एक ही तरह का वहां पर लैंड सरफेस या वहां की रिलीफ पाई जाती है। तो ये हमेशा क्या होता है होमोजीनियस नेचर का होता है। और फंक्शनल रीजन जो होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, इसमें वैरायटी टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है एक रीजन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है यहाँ पर, बट ये जो रीजन है यहाँ पर ये इनकरेक्ट रीजन है। सेंटेंस दोनों भी करेक्ट है, लेकिन जो फंक्शनल रीजन का यहाँ पर आना चाहिए रीजन वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर फॉर्मल रीजन है और फर्स्ट स्टेट में फंक्शनल रीजन है। तो दोनों भी को रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो इसलिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then next number 27 assertion the physical regions are based on physical factors। जो physical region होते हैं ये based होते हैं physical factors means natural factors के ऊपर ये based होते हैं। तो ये correct है यहाँ पर। Then R जो है reasoning इसका वो है political regions are based on human factors। जो political region होते हैं ये based होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स पर। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर रीजनिंग करेक्ट है, बट दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स है और यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स है, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट नंबर 29। तो यहाँ पर 27 के बाद डायरेक्टली 29 नंबर है क्वेश्चन बैंक के अंदर। 28 यहाँ पर नंबर ही नहीं है, तो 29 यहाँ पर देखेंगे हम। असर्शन फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। जो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को, तो ये यहाँ पर इनकम्प्लीट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करता है फिजिकल फीचर्स, जो नेचुरल फिनोमिना है फिजिकल ज्योग्राफी में वो स्टडी किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट ये फर्स्ट ए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर असर्शन का। देन आर देखेंगे हम रीजनिंग का स्टेटमेंट, मैन इज ए सेंटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो स्टडी की जाती है उसमें मैन जो होता है वो सेंटर होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की भी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। तो जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है आर ये करेक्ट है यहाँ पर। तो इसलिए जो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा बी, ओनली आर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट नंबर 13 असर्शन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डायनामिक। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी इसका नेचर जो है ये डायनामिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये आंसर जो है यहाँ पर असर्शन का ये करेक्ट है। देन रीजनिंग अगर देखिए हम यहाँ पर आर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो भी ब्रांचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी की वो एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो मेन जो है मैन यहाँ पर सेंटर होता है। तो हर जो भी ब्रांच रहेंगी ज्योग्राफी की उसमें जो मैन होता है उसका सेंटर जो होता है वो मैन होता है। तो इसलिए हर ब्रांचेस ज्योग्राफी की एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये डायनामिक है, इसकी ये परफेक्ट रीजनिंग नहीं है, दोनों में कोई को रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली नेचर की बात हो रही है और यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट है।
तो इसलिए जो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो रहेगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो दिस इज द एंड ऑफ द आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, असर्शन एंड रीजनिंग. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू.